नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम बात करेंगे छांगुर बाबा की। हम बात ये करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला क्या है। अमर उजाला चूंकि इसको लगातार कवर कर रहा है, तो हम आपको आज ये बताएंगे कि ये जो छांगुर बाबा वाला जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए लखनऊ से मेरे साथी, मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष पहले दिन से ही इस मामले पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। उत्कर्ष, ये जो पूरा मामला है, अब इसकी चर्चा केवल यूपी तक सीमित नहीं रही, अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, तो ये जो पूरा खुलासा है, ये पूरा खुलासा कैसे हुआ। और अमर उजाला लगातार पहले दिन से ही इसकी कवरेज कर रहा है, तो आपकी जो ग्राउंड पर जो टीम है उत्कर्ष, उससे आपकी लगातार बात होती है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में आपको मिल पाई है? देखिए, अगर अभी की अपडेट की बात करें वरुण, तो जैसा आपने कहा, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का या बलरामपुर का खासतौर पर शुरू करें तो वहां का मामला होकर सीमित नहीं रह गया है। अब ये जो मामला है, ये एक देशव्यापी मामला बनते जा रहा है। अगर मैं आपको कुछ बड़े इनपुट बताऊं जिस पर इस वक्त निगाह है, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की एटीएस, और ये मामला अगर मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा समझाने के लिए कहूं, तो यूपी एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स में इस मामले की जांच की थी, उसकी रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन इस पूरे मामले को एसटीएफ से स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कि स्पेशल टास्क के लिए ही बनी थी, एटीएस में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के पास ये मामला भेज दिया गया है। यानी कि साफ साफ उत्तर प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है, उसका ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्मांतरण तक का मामला नहीं है, ये एक बड़ा रैकेट है, यह एक बड़े स्तर का मामला है जिसमें टेररिज्म एक्टिविटी या फिर इस देश के बाहर मौजूद कई संस्थाएं, कई ऐसी देश विरोधी शक्तियां वो तक शामिल हो सकती हैं, कई देश विरोधी संगठन शामिल हो सकते हैं, जो कि एक मंसूबे के तहत, की मतलब एक व्यक्ति का ऑपरेटिंग नहीं था, एक व्यक्ति तो सबसे बड़ा चेहरा था, लेकिन इसके पीछे कई लोग हो सकते हैं। अब यूपी एटीएस की कस्टडी में छांगुर बाबा है, और छांगुर के जो सहयोगी हैं वो हैं, लेकिन नीतू उर्फ नसरीन जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है वो बलरामपुर तक सीमित नहीं रहेगा। आपने वरुण वो तस्वीर देखी होगी, और अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हमारे तमाम दर्शकों ने देखी होगी कि लखनऊ से एटीएस की टीम छांगुर को बलरामपुर ले जाती है, वहां पूछताछ होती है, उसका जो पूरे का पूरा मलबा एक तरीके से रह गया, जो उसका अड्डा होता था, वहां पर जो जमींदोज हो गया है वो अड्डा, वहां पर भी उसको ले जाया गया, वहां पर भी पूछताछ हुई। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये समझ आ रहा है कि ये मामला बलरामपुर तक नहीं है। तो एक ये रैकेट बलरामपुर के बाहर कहां कहां है, इसकी जांच होनी है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भी बलरामपुर से सटे कई और जिलों में, जिसमें श्रावस्ती का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है, सिद्धार्थनगर का नाम आ रहा है, जहां पर छांगुर बाबा के अड्डे या उनके रैकेट के लोगों के ठिकाने मौजूद हो सकते हैं। अब उनके फिजिकल वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। श्रावस्ती में एटीएस की टीम पहुंच भी चुकी है। साथ ही साथ एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है वरुण, और आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आपने कई सालों तक क्राइम स्टोरीज को कवर किया है, कई आपराधिक घटनाओं में आप बतौर पत्रकार इन्वॉल्व रहे, जुड़े रहे, उनको करीब से देखा है कि जब कोई मामला जिसमें किसी प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ साथ एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियां भी शामिल हो जाए, वो मामला सिर्फ एक प्रदेश या एक जिले तक का सीमित नहीं है। अब एनआईए छांगुर से पूछताछ करने जा रही है, ईडी पूछताछ करने जा रही है। ये केस विदेशी धन का केस है, ये केस धर्मांतरण का केस है, और ये केस विशुद्ध रूप से हिंदुस्तान की, भारत की या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की डेमोग्राफी को बदलने का, जानबूझकर जो जनसंख्या अनुपात है उसको बदलने का केस है। ये स्वेच्छा से धर्मांतरण का मामला है ही नहीं, अब तक जो अपडेट आए हैं। जी उत्कर्ष, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो पूरा नेटवर्क है, इसका खुलासा आखिर हुआ कैसे था? एटीएस को, ईडी को आखिर ये पता कैसे चला कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, इसमें बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये किस तरीके से एटीएस को और ईडी को पता चली, और किस तरीके से ये जो नेटवर्क है ये रडार पर आया? देखिए, दो तीन तरीके हैं। दो तीन कारणों से यूपी एटीएस को या एसटीएफ को इस बारे में पता चला। एक तो छांगुर बनने की जो पूरी कहानी है उसकी, उसमें कई लोगों को प्रताड़ित भी किया है। वो लोग अलग अलग जगहों पर मुकदमे या फिर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन इंटेलिजेंस एक इनपुट तो गैदर करता है कि एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है,
अलग अलग जगहों पर हो रही है। और आप ये मान कर रखिएगा वरुण कि जैसे जैसे मामले की परत खुलेगी, इसमें हो सकता है कि कुछ लोग जो व्यवस्था से जुड़े हैं, वो प्रशासन या वो शासन या वो पुलिस सिस्टम के भी शामिल हो सकते हैं, संलिप्त हो सकते हैं, जिन्होंने लोकल लेवल पर इस मामले को दबाने की कोशिश की। तो एक कड़ी तो वो रही, जिनको आप विसल ब्लोअर बोलिए। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आप ऐसा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं कि जिन लोगों ने छांगुर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और उनसे हमने वो विस्तृत बात की है, लोगों ने अपने करोड़ों रुपए खो दिए इस कानूनी लड़ाई में। तो एक एंगल वो रहा। दूसरा वरुण, हाल ही में और ये जो ट्रिगर हुआ है ये मामला, करीब 15 दिन पहले राजधानी लखनऊ में 15 युवतियों ने घर वापसी की। वो मुस्लिम थी और वो पहले हिंदू थी। उन्होंने धर्मांतरण करके अपने आप को मुसलमान बनाया और उन्होंने एक बार फिर से हिंदू धर्म में वापसी की। जब उन 15 युवतियों ने, लड़कियों ने मीडिया के सामने ये बताया कि वो कैसे मुसलमान बनी, तो सबके जो कनेक्शन थे, वहां एक ही व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था कि वो किसी तरीके से बलरामपुर के छांगुर, और वो लोग छांगुर पीर कहते हैं, छांगुर बाबा कहते हैं, उनके संपर्क में आई, उनके अनुयायियों के संपर्क में आई और उन्होंने उनको प्रेरित किया, या उनके कोई जो लव जिहाद वाली बात कही जाती है कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, वो असल में मुसलमान निकला लेकिन नाम हिंदू था, वो छांगुर पीर को या बाबा को मानता था, उन्होंने कहा तो वो मुसलमान बन गए। तो ये सारे नाम एक ही ओर इशारा कर रहे थे। तीसरा, जो छांगुर की अपनी कहानी है, जिस पर बहुत समय से इंटेलिजेंस की नजर थी। थोड़ा और पीछे चलिए वरुण, उत्तर प्रदेश के नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में अवैध मदरसे, मजारें, मस्जिदें, इनको तोड़ा जा रहा था। उसके पीछे का कारण यही था कि वहां पर ये इनपुट थे कि ये जो अवैध संस्थान है, इन जगहों पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो सिर्फ मदरसे नहीं है, बल्कि वो गैर कानूनी गतिविधियों के अड्डे बने हैं। वो तमाम जो इंटेलिजेंस थे, उसके आधार पर वो कार्रवाई शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। अब इंटेलिजेंस अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी थी, ऐसी छांगुर के बारे में थी। आपको सिर्फ एक लाइन बताता हूं और हो सकता है कहानी बड़ी दिलचस्प हो। छांगुर जिसके पास आज वो लग्जरी गाड़ियों से चलता है, एसयूवी से चलता है, जिसकी एक कोठी जो गिरी वही करीब 12 करोड़ की बताई जा रही है, 5.5 करोड़ का हिस्सा है जिसको गिराया गया, बाकी बताया जा रहा है कि जमीन वैध थी इसलिए उसको नहीं ढहाया गया। अलग अलग शहरों में प्रॉपर्टी का काम। छांगुर करता क्या था? छांगुर मुंबई में जाकर अंगूठियां बेचने का काम करता था। कुछ दरगाहों के सामने, जिसमें हाजी अली भी एक हो सकती है, वो अंगूठी बेचता था, नग बेचता था, लोगों को बताता था किस्मत बदल जाएगी। एक दुपहिया से चलता था और वो जिस परिवार में था, वो परिवार के पास तो शायद अंगूठी या भी और दुपहिया भी ना हो जहां वो पैदा हुआ था। तो वो व्यक्ति, वो शख्स जो अंगूठी बेचता हो, जो टू व्हीलर बाइक से चलता हो, वो लग्जरी गाड़ियों से चलने लग जाए, वो प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी खरीदने लग जाए, उसके पास जमीनें हो जाए, वो अपने पुश्तैनी घर को तोड़कर बड़े बड़े कोठियां बनवाने लगे। वो इनपुट हुआ कि पैसा कहां से आ रहा है। और फिर पता चला कि वहां पर बकायदा क्लासेस होती हैं, धर्मांतरण के अड्डे चलते हैं, उसमें नेपाल से एक संलिप्तता ये दिखी कि नेपाल से लोग आ रहे हैं, और जब उस पूरे को ट्रैक करना शुरू किया एजेंसियों ने, तब समझ आया कि तो बहुत बड़ा गिरोह है। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है, लखनऊ में उन लड़कियों ने, उन युवतियों ने जब वापस घर वापसी की और सबने एक नाम लिया, तो फिर एक सख्त एक्शन हुआ। वांटेड ये कई समय से था, इसके ऊपर मुकदमे कई सारे थे, लेकिन उसके बाद फिर इसको एसटीएफ ने नैब किया, पकड़ा, गिरफ्तार किया, मामला एटीएस के पास गया। ठीक है। उत्कर्ष, यहाँ एक सवाल मेरा आपसे ये कि जो शुरुआत थी छांगुर बाबा की, जैसे आपने बताया कि वो अंगूठी बेचता था, ताबीज बेचता था, मुंबई में दुपहिया पर चलता था, तो उसकी ये जो धार्मिक जो पहचान थी, उसका जो एक काम था, किस तरीके से वो बड़ा होता चला गया? कौन व्यक्ति उसे ऐसा मिला जिसने उसको एक छांगुर से छांगुर बाबा बना दिया, जमालुद्दीन से उसको एक धर्म परिवर्तन करने वाले शख्स के रूप में आज उसको पहचाना जा रहा है? ये बदलाव कैसे हुआ? देखिए, इसमें कई लोग मिले, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि जैसे जैसे केस खुलेगा वरुण, इसमें कई नाम सामने ऐसे आएंगे जो चौंकाएंगे भी, और वो सिस्टम में मौजूद नाम भी होंगे। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा बन जाए, खुलेआम धर्मांतरण हो रहा हो और लोकल इंटेलिजेंस को पता ना हो। लेकिन अगर कहानी शुरू करें तो छांगुर मूल रूप से बलरामपुर जिले के एक रेहरा माफी गांव है, वहां का रहने वाला है। उसने वहां से फिर बाहर जाकर अंगूठी नग को बेचने का काम शुरू किया। मैंने जैसा बताया, परिवार बेहद गरीब, वो गया बाहर, अधिकतर मुंबई, जहां अंगूठी नग बेचने का काम उसने शुरू किया। वहां ये पता चला कि वहां पर वो किसी के संपर्क में आया, मुंबई में कुछ लोगों के संपर्क में आया, और जहां से उसको ये कहा गया कि वो लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। शुरू में उसकी ताकत को आजमाया गया इस तरीके से कि क्या वो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
और वो प्रभावित करने की क्षमता देखी गई कि क्या वो अंगूठियां बेच पा रहा है, क्या बाहर जाकर किसी और को वो अंगूठी बहुत सारी चीजें दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, बेच पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है। जब ये चीज दिखी कि वो इस तरीके की चीजें कर सकता है, तो फिर उसके ऊपर एक तरीके से दांव चलना शुरू हुआ। उसको बताया गया कि अगर वो धर्मांतरण कराएगा तो उसको पैसे मिलेंगे। शुरू में ये कोई बड़ा रैकेट की बात नहीं थी। वो गरीब, उसको लगा इसमें पैसे हैं, उसने कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया जो मुंबई से ही उसके संपर्क में आया और जो उसके सबसे ज्यादा खास पैसादार हो गए। अगर इसमें बात करें नवीन रोहरा और नीतू की, ये दो नाम ऐसे आते हैं जो छांगुर के सहयोगी बन गए। इसमें नीतू नसरीन बन गई और उसका पति जो नवीन है वो भी अपना नाम जमालुद्दीन लिखने लग गया। ये लोग संपर्क में आए, पैसे मिले, झांगुर को लगा इसमें पैसा है और उसने जिस तरीके से काम किया ये बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन उसका पहला एस्पिरेशन या उसकी पहला शौक, पहली सोच ये नहीं थी कि वो उसमें बड़ा बने। वो सियासत में जाना चाहता था। 2015 में उसने पंचायती का चुनाव लड़ा और वो अपने गांव का प्रधान भी बना। उसके बाद उसको लगा कि उस राजनीति को बड़ा बनाने के लिए और पैसे चाहिए। फिर उसने लोग जोड़ने शुरू किए और जो शुरू में जिनका धर्मांतरण कराया था उनको अपना सिपह सलार बनाया, उनको अपने सबसे क्लोज रखा और फिर उसने एक रैकेट बनाना शुरू किया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस धर्मांतरण को बढ़ाना शुरू किया। जो पैसे आने लगे उसको प्रॉपर्टी में, सियासत में खर्च करने लगा और यहां से वो पैसे दिखने शुरू हुए कि उसके पास पैसे आ रहे हैं। फिर वो एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, फिर उसको लगा ये बल्क में किया जाए, तादाद में किया जाए। जो उसने अड्डे बनाने शुरू किए, उसने एक मेथड अपनाया कि वो कैसे लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए बरगलाता है या प्रेरित करता है या दबाव डालता है, उकसाता है, जो कुछ भी हो। वो एक पूरी मेथोडोलॉजी बनाई और उसको ये इतना बड़ा व्यापार लगने लगा कि उसके बाद तो पहले तो उसने दूसरे लोगों को शामिल किया, वो अपने परिवार में एक तरीके से वो ये ट्रांसफर करना चाहता था, अपने बेटे भतीजे तक को ये देना चाहता था। लेकिन ये पूरा रैकेट अब नैब में आया है, पकड़ में आया है, इसका भांडा फूटा है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं ये छांगुर इस पूरे रैकेट का एक चेहरा है, नीतू उर्फ नसरीन एक चेहरा है। अभी भी इसमें कई चेहरे या कई सारे लिंक हैं जिनकी परतें खुलना बाकी है। जो प्राइमा फेसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 40 से ज्यादा खाते, 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जो है उसकी जानकारी यूपी एटीएस को हो चुकी है। तो 40 खाते, 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन अगर आपको रिमांड मिले, कुछ दिन हुए हैं, पूरी रिमांड भी अभी पूरी नहीं हुई है, अगर शुरुआती पूछताछ में ही पता चला, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं वरुण। और मैं वापस कहता हूं कि आपने तो कितनी इस तरीके की स्टोरीज को पास से देखा है जहां एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं और अगर पहली पूछताछ में आपको 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन, 40 खातों की जानकारी मिल रही, जब पूछताछ खत्म होगी तो इसका अंजाम कहां तक पहुंचेगा। जी। अच्छा उत्कर्ष, एक यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये कि जो ग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, जो अमर उजाला के गांव-गांव, देहात, शहरों में फैले जो रिपोर्टर्स हैं, ये जो पूरा इलाका जिसको बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी को ये चेंज करना चाहता था, किस आधार पर ये जो जमालुद्दीन है, ये लोगों को टारगेट करता था? क्या केवल लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था या समाज के ऐसे कुछ तबके हैं जिनको टारगेट किया जा रहा था? और ये जो नेटवर्क है, ये किस तरीके से काम कर रहा था लोगों को धर्मांतरित कराने में? देखिए, शुरू में ये बलरामपुर के उतरौला गांव तक सीमित रहा, फिर उतरौला से आगे बढ़ा, बलरामपुर तक सीमित रहा, फिर जैसा मैंने आपको बताया श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, उन जिलों में या वहां तक छांगुर की पीर या बाबा के तौर पर हैसियत फैलनी शुरू हुई। लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी हमको पता चली है, जो जानकारियां हमारे पास है, वही जो आपने कहा हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स के जरिए, अमर उजाला के पास जो जानकारी है, एक दो नहीं वरुण, देश के 579, मतलब 580 में से सिर्फ एक कम, 579 जिलों में छांगुर ने टारगेट बनाया था कि वो जाकर धर्मांतरण के अपने इस रैकेट को फैलाए। करीब 3000 लोगों को उसने जोड़ा था, एक तरीके से अपने अनुयायी के तौर पर, भक्त के तौर पर, उस गिरोह के मेंबर के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर, आप कोई भी नाम दे दीजिए। 3000 लोगों का एक पूरा का पूरा रैकेट था जो देश के 579 जिलों में जाकर इस काम को करने का प्लान था। कई जगहों पर वो लोग गए, कई जगहों पर उस पूरे रैकेट को बनाया जा रहा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेब्लिश किया जा रहा था, अड्डे ठिकाने बनाए जा रहे थे। इसका आइडेंटिफिकेशन उसने कैसे किया? उसने 2011 की जनगणना को आधार बनाया। 2011 की जनगणना में उसको ये पता चला कि देश के 640 जिलों में से 579 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। उसने जानबूझकर, तो ये जो आप सवाल पूछ रहे थे वरुण, उसका एक पार्ट ये है कि डेमोग्राफी की बात कैसे आती है या ये आकलन कैसे निकलता है कि वो डेमोग्राफी बदलना चाहता था। उसने जानबूझकर उन 579 जिलों को टारगेट किया जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। अगर
सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन एक प्लान होता तो आप किन्हीं भी जिलों में जा सकते थे। उल्टा जहां हिंदू कम है वहां आसपास का माहौल है, वहां मुसलमान ज्यादा है, ज्यादा कंफर्टेबल होता। लेकिन इसने जिस तरीके के जिलों को टारगेट किया उससे ये समझ आता है कि इंटेंट सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि डेमोग्राफी को बदलने का था। अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, इस नेटवर्क के काम करने के बारे में हमको एक चीज ये पता चली है कि इसमें कुछ सिर्फ आदमी नहीं, इसमें आदमी और औरतें दोनों शामिल थे, अलग अलग तबके के लोग शामिल थे। मतलब आप ये जान लीजिए वरुण की उसमें गरीब भी शामिल थे, आम घरों से आने वाले लोग भी शामिल थे, क्योंकि इनके जरिए पेट बसाना ज्यादा आसान होता। ये बताया जा रहा है कि करीब करीब 20,000 लोगों को इनडायरेक्टली, मतलब 3,000 डायरेक्ट, 20,000 लोग इनडायरेक्टली उसके पास थे। कई तरीके की मोडस ऑपरेंडी थी। पहला तो ये था कि खासतौर पर जो ग्रामीण तबका है, गरीब तबका है, जिसके सबसे ज्यादा शिकार उत्तर प्रदेश में लोग बने हैं, जो हमको जो जानकारियां मिली है, जिन जिलों का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, उन जिलों में वहां होता ये था कि वो मान लीजिए आप और मैं एक ही वर्ग, एक ही बिरादरी, एक ही गांव के हैं। मैं छांगुर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं आपके घर गया, मैंने आपको बार बार बताना शुरू किया कि वो पीर है, उनकी बड़ी मान्यता है, उनकी बड़ी सुनवाई होती है, आपको कोई दिक्कत है, आप दिक्कत लेकर छांगुर के पास पहुंच जाते हैं या उसके अनुयायियों के पास पहुंच जाते हैं जो उसके तरीके से काम करना शुरू करते हैं। अब वो या तो आपके लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर दे और किसी तरीके से उसका इम्पैक्ट दिख जाए, या वो इम्पैक्ट क्रिएट कर दें, वो आपकी आर्थिक मदद कर दें, वो आपकी किसी और तरीके से मदद कर दें, जॉब दिलवा देंगे, सामान दे देंगे, कुछ आपको नगद दे दें। लोग प्रभाव में आते थे और अधिकतर जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, जांच में एक बात सामने आई वरुण की, किसी भी सरकारी दस्तावेज में, यानी कि अगर वरुण कन्वर्ट हो रहे हैं तो वरुण का सरकारी दस्तावेज में आधार से लेकर उनके लाइसेंस तक में सब में नाम वरुण ही रहे, आपकी प्रैक्टिस बदल जाएगी। आप घर में जो पूजा पाठ करते हैं वो बदल जाएगा, आप कागजों पर वही रहेंगे। और इसीलिए असली आंकड़े कि कितने लोग शिकार बने के आने में एक दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस में अपने धर्म को बदल लिए हैं, यानी कि वो पूजा पाठ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सरकारी कागजों में अभी भी उसी धर्म के अनुयायी बने हैं। और ये भी माना जा रहा है कि सोची समझी साजिश थी, क्योंकि अगर सब कागज में बदलने लगते तो वो जल्दी पकड़ में आता। ये एक तरीका। दूसरा तरीका था प्रभाव डालने का, कि वो लोगों को छोटे मोटे मुकदमे में फंसवाता अपने लोगों के जरिए और मदद करने के नाम पर कहता कि अगर आप मुसलमान होते तो आपकी मदद हो जाती, और लोग फिर उन मुकदमों से बचने के लिए, उन मामलों से बचने के लिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं यहां सरकारी मशीनरी के कई लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं। तीसरा, औरतों के जरिए जो उसके रैकेट में शामिल थी, वो औरतों से मिलती, किसी के घर में औरतें जो इमोशनली वीक हैं, किन्होंने मान लीजिए किसी के यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज हो गए, बच्चा खो दिया, पैसे की कमी है जिन घरों में, परिवार सम्मान नहीं देता है, पति से मारपीट होती है, तो जो इस तरीके की औरतें हैं जो शायद मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गई हैं, उसके रैकेट में शामिल जो औरतें हैं वो उनको टारगेट करते थे और उनके कन्वर्जन कराया करते थे। जो सबसे खतरनाक है चौथा, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा जाए तो 3,000 लोग तैयार थे, वो था हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का। तो मोडस ऑपरेंडी में जो आप पूछ रहे थे कि किस तरीके का टारगेट था, यहां पर क्लियर था कि उन लड़कों का काम था कि वो हिंदू लड़कियों से कांटेक्ट करेंगे और उनके धर्म को बदलवाएंगे। जरूरत पड़ी मुसलमान होंगे वो हिंदू नाम रखकर करेंगे, अगर वो हिंदू ही होंगे, क्योंकि कई ऐसे प्रभावित होंगे जो सरकारी कागजों पर हिंदू रहे, तो वो उसकी प्यार का झांसा बोल लीजिए, किसी भी तरीके के प्रेम जाल में या मोह में या कोई लालच दिखाकर यहां टारगेटेड था। जो चौथा, वो जो 3,000 लोगों का ग्रुप है, उनका काम टारगेटेड था कि उनको हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराना है, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाना है। और वही वो जो 15 लड़कियां राजधानी लखनऊ में 15 दिन पहले करीब अपनी बात कही है, ये उसका उदाहरण है कि कैसे टारगेटेड तौर पर वो लड़कियों को ही टारगेट करता था वरुण। तो 4 तरीके के मोडस ऑपरेंडी हैं जो अब तक की पूछताछ में, प्राइमा फेसी जानकारी में सामने आ पाई है। जी, अच्छा उत्कर्ष, एक चीज ये कि ये बार-बार फंडिंग की बात हो रही है, तो फंडिंग अभी तक क्या, फंडिंग के नेटवर्क का पता चला? इसमें नेपाल शामिल है, गल्फ के देश शामिल हैं, और क्या पाकिस्तान का अभी तक इसमें कोई बात आई है? क्या बांग्लादेश की इसमें कोई अभी तक बात आई है? किन दे आपकी तो चूंकि बात हो रही है लगातार, पुलिस से भी आपकी बात हो रही है, एटीएस में भी आपकी बात हो रही होगी, तो क्या जानकारी अभी तक हम लोगों के पास आई है कि ये फंडिंग का पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था? और जो बार-बार आपने भी अभी बात बताया, आप लखनऊ से बैठकर उन सब चीजों को ज्यादा गंभीरता से देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा
दूसरी देशों से जो पैसा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा था, न केवल पैसे की बात बल्कि ये जो लंबी चौड़ी फंडिंग थी इसको ट्रैक किस तरीके से किया गया। ईडी ने भी इसको ट्रैक किया, एटीएस ने भी इसको ट्रैक किया, और एलआईयू का इसमें क्या रोल था। आप कह भी रहे थे कि एलआईयू पर इस पर क्यों नहीं सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल देखिए, मैं आपको पहले ऑफिशियली बताता हूँ, जो एटीएस से मेरी बात हुई है एटीएस के बड़े अधिकारियों ने, और हम उनके नाम भी अगर लेकर आपको बताएं तो उसमें हमको जो पता चला है वो ये कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी एटीएस को मिली है। 40 से ज्यादा अकाउंट की जानकारी उनको मिली है जो अलग अलग संगठनों या व्यक्तियों के नाम पर खोले गए, जो इन्हीं के रैकेट का हिस्सा हैं। इस पूरे रैकेट में जितने भी लोग शामिल हैं, जिनके मनी ट्रेल की बात आई है, ये 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो कई बार ये भी पता चला कि जब ये खुद गए तो वहां दूसरे तरीके से, जिसको हम कहते हैं हवाला, हुंडी, उनके तरीके से भी पैसे आए हैं, ये बहुत क्लियर है। दूसरा जो बड़ा इसमें पॉइंट है वरुण, वो ये है कि एटीएस के पास जानकारी आई 40 अकाउंट और 100 करोड़ रुपए की। 3 सालों में 500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जानकारी, और वो विदेशी फंडिंग है पूरी की पूरी। जो 500 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे पास अपने सोर्सेस के जरिए, अपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए है। अगर मैं बात करूं, जिसमें से 200 करोड़ रुपए के आसपास की अलग अलग एजेंसियां मिलाकर, जैसे एटीएस के पास 100 करोड़ के ट्रेल आए, ईडी के पास कुछ जानकारी आई, एनआईए अपने तरीके से चेक कर रही है, या जो दूसरे राज्यों से लिंक आ रहे हैं वहां से आ रहे हैं, तो 200 करोड़ के आसपास की कुछ जानकारियां हैं जो ऑफिशियली मिल गई है। करीब अभी भी 300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, वो मनी ट्रेल पाना बाकी, और वो रिमांड में पूछा जाएगा। अब फंडिंग के लिए जो सबसे बड़ा जिस चीज का इस्तेमाल हुआ है वो नेपाली बैंकों का हुआ है, या नेपाली अकाउंट्स का। नेपाल के सीमावर्ती जिलों में मेरे पास वो नाम है, अगर मैं बात करूं, नवलपरासी, रूपंदेही और बांके, ये 3 जिले जो है नेपाल के सीमावर्ती, जिसमें काठमांडू भी शामिल है, क्योंकि बड़े बैंकों के जो मेन अकाउंट या ब्रांच होती है वो काठमांडू में होती है। 100 अकाउंट खुलवाए गए, और इसमें पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदी अरब से, तुर्की से, वहां से पैसा आता था। 4 से 5% का कमीशन नेपाल में बैठे उनके एजेंट लेते थे, और फिर वो पैसा निकालकर छांगुर तक पहुंचाते थे। चूंकि बलरामपुर की सीमा नेपाल से लगती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे कई दर्शक भी जानते हैं, नेपाल भारत की सीमा ओपन सीमा है, खुली सीमा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा आसान है, कि वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन बाकी किसी देश की सीमा के मुकाबले आसान है कि कई तरीके के डिपॉजिट पहुंच जाएं, और वो भी बड़े चिटफंड के तरीके से, कि ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत बड़ी रकम आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है। जो अनुयायी है वो पीर के नाम पर वहां पर कभी उर्स का मेला, कभी कुछ के नाम पर भीड़ पहुंच रही है और वो पैसे ला रहे हैं, ये भी होता था। इसके बाद हमको ये पता चला कि जब वो नेपाली करेंसी से भारतीय करेंसी में कन्वर्ट होते थे पैसे, फिर वो अलग अलग जिलों के एक्सचेंजरों से पैसे बदलवाते थे, और ये सारे जिले वो होते थे जो नेपाल की सीमा से लगते थे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, यहां से बदले जाते थे। और हुंडी मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं आपको बताऊं, जैसे नवीन रोहरा, जो कि जमालुद्दीन अपना नाम लिखता है, उसके पास 34 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कहां से आए, इसको ट्रेल किया जा रहा है। नसरीन, जो पहले नाम अपना नीतू लिखती थी, उसके पास 3 सालों में करीब 13 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन उसके पास मिले हैं। इस तरीके से अलग अलग जो एजेंसियां हैं या जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके पास अलग अलग जानकारी आई है। अब जो आपने पूछा कि इसमें से कौन से ऐसे हैं, ईडी के पास 7 बैंकों की जानकारी है जो प्रारंभिक पूछताछ में हमको पता चली है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं नेपाल के अलावा, सूट के अलावा, या हुंडियों के और हवाला के अलावा, 4 संस्थाओं के नाम आते हैं वरुण, जिससे छांगुर का सीधा जुड़ाव या कनेक्शन रहा। एक, सऊदी अरब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, दूसरा मुस्लिम वर्ल्ड लीग, तीसरा दावत इस्लाम, और चौथा इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल। ये नेपाल का है, लेकिन वापस इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल, यानी उसमें इस्लामिक देशों के कई लोग या बाहर से आने वाले पैसे शामिल हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा, 300 करोड़ रुपए की ट्रेल ऐसी है जिसको अभी पता कराया जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की ट्रेल है, कहां से आए हैं, वो पुष्टि होनी बाकी है। कुल 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन है, 100 करोड़ एटीएस ने कंफर्म किया, और 100, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, अलग अलग एजेंसियों ने, जिसमें से कुछ आंकड़े मैंने आपको कहां अकाउंट है, किसके नाम पर है, वो भी आपको बताया। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। इस मुद्दे से जुड़ी आगे भी जो अपडेट आएंगे, जो जानकारी हमारे पास आएगी, वो हम आप तक लाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।